बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे क्योंकि स्मॉग है, बहुत ज़्यादा है। आज सुबह भी ऐसे लग रहा था कि धुंध चल रही है और आप उस धुंध में जा रहे हैं। विजिबिलिटी के बहुत ही बुरे हालात थे और अभी तक हम इस पे क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, सारी सूरत हाल है। लेकिन मैं कल मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स देख रही थी, मुख्तलिफ हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव्स के इंटरव्यूज़ देख रही थी और इनफैक्ट कल हमारे शो में भी और ओवरऑल भी बहुत सारे लोगों का मौक़िफ़ मेरी समझ से बाहर है। दो कि वो उनका ओपिनियन है, उस पर आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल कि मतलब हुकूमत या रिप्रेजेंटेटिव्स या इदारे, उनकी ज़िम्मेदारी है इस चीज़ को कंट्रोल करना। आप हर चीज़ आवाम के ऊपर डालकर उससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। एक सिस्टम मौजूद होता है, अगर आवाम उस पर अमल नहीं करती तो उस सिस्टम के तहत सिस्टम का काम होता है कि वो उस पर अमल दरामद कराए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सिस्टम तो है ही नहीं। आप सारा इल्ज़ाम आवाम के ऊपर कि जी इनकी गलती है, ये चीज़ों को फॉलो नहीं करते। कहीं भी आप दुनिया में चले जाएं, वहाँ पे तमाम तर एक चीज़ मौजूद होती है, एक कह लें सिस्टम ही मौजूद होता है। जैसे अगर हम यहीं से पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो वो ट्रैफिक रूल्स की भी पाबंदी करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि वो जो जुर्माने हैं वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, उनको वो पे करने पड़ेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और यही लोग जब यहाँ पर आते हैं तो उन्हें पता होता है कि या तो वो किसी का फ़ोन कॉल करा देंगे या वो मिनिमल सा एक चालान भर देंगे और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक है, उनको कोई पूछताछ या रोक टोक नहीं है। सो वो सिस्टम मौजूद ना होने से आप हर चीज़ आवाम के ऊपर डाल के उससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। और ये मेरी 3-4 दिन की ऑब्जर्वेशन है जो मैं मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ लोगों की राय और मौक़िफ़ सुन के मैंने ये नतीजा निकाला है कि हमारे यहाँ सब आवाम के ऊपर डाल के आप खुद सोच रहे हैं कि जी हमने जो इक़दाम ले लिए वो ले लिए। वो हमें स्मॉग शुरू हुई तो हमें ख्याल आया कि हमने ये इक़दाम करने हैं। लेकिन एनीवेज़ ये मैंने कैथारसिस किया है सुबह सुबह क्योंकि स्मॉग के अंदर बहुत सूरत हाल ख़राब और अजीबो गरीब सी है। इवन माई पेरेंट्स आर ओल्ड और बहुत सारे इर्द गिर्द हमारे जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, जो बच्चे हैं, इनफैक्ट उनके लिए कितनी बीमारियां और कितनी मुश्किलात हैं सांस लेने में। इवन आपको अगर आपके घर की खिड़की अगर खुली रह जाए तो आपको फील हो रहा होता है कि आपके घर के अंदर स्मॉग मौजूद है। सो दैट्स हाउ इट इज़। और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये इस स्मॉग वाली जो चीज़ है इससे हमारी हिफाजत ही फरमाए, यही दुआ कर सकते हैं और तो हम कुछ करने के काबिल रहे नहीं है। अच्छा जी, आपको साथ साथ कुछ हमने आगाज़ में आपको पता है पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं, लेकिन आज हम क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। आपको पता है कि आईसीसी को ख़त लिखा है पीसीबी ने और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को लेकर बड़ी एक कंट्रोवर्सी बन गई है क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत रिलक्टेंट है आने के लिए और ना आने के लिए इनफैक्ट। और उन्होंने अभी तक चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मसले के हवाले से, जिसकी ट्रॉफ़ी तो पाकिस्तान पहुंची है मगर शेड्यूल का अभी तक ऐलान नहीं किया गया और इसमें डिले है। पीसीबी की जानिब से लिखे गए ख़त का भी जवाब अभी तक आईसीसी ने नहीं दिया, जिसमें मुख्तलिफ रीज़न्स पूछी गई हैं कि क्यों नहीं आना चाहता, क्या वजूहात हैं। और अब ये देखना है कि आईसीसी अपने जवाब के अंदर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगा। ज़ाहिर है ये एक जो आप कह लें आप परसीव ही कर सकते हैं सारी सिचुएशन से कि जवाब में जो देरी का मतलब है कि इंडिया ने अपना इनकार आईसीसी को तहरीरी तौर पर नहीं दिया था क्योंकि पीसीबी ने जो इंडिया का इनकार है वो तहरीरी तौर के ऊपर मांगा था, जिस पर अभी तक कोई जो कह लें रिस्पॉन्स नहीं आया। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शकील खटक साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ के अंदर, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक शकील साहब। ये मामला ना अब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है, लेकिन आई एम सो ग्लैड कि पीसीबी ने इस बार अपना स्टांस बड़ा स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रॉन्ग रखा है कि अगर नहीं आएगा तो फिर इंडिया माइनस चैम्पियंस ट्रॉफी होगी। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये सारा मामला अभी लेटेस्ट अपडेट इस सारी सिचुएशन की क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मामला इतना बड़ा है भी अगर देखा जाए, लेकिन पहले ये होता था कि हम लोग मान जाते थे कि इंडिया जैसे कहता था कि अगर आपने हाइब्रिड मॉडल पे खेलना है तो वहाँ पे चले जाते थे, तो हम इजीली मान जाते थे। हाँ। पहली बार हुआ कि पाकिस्तान ने स्टैंड लिया कि नहीं यार अब तो बहुत हो गया, इंडिया जब मर्जी हमें हमारे ऊपर जो अपने वो चीज़ें ना वो थोपने की कोशिश करता है तो अब नहीं चलेगा। तो खैर बहरहाल ये कि जो एक्चुअल इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि इंडिया ने इनकार किया, लेकिन उन्होंने आईसीसी को तहरीरी तौर पर नहीं बताया। तो पीसीबी ने जो लेटर लिखा था, जैसे आपने मेंशन किया कि हमें बताया जाए कि इंडिया क्यों नहीं आ रहा, एक रीज़न।
क्योंकि उन्होंने रीज़न नहीं दिए अभी तक कि वो किस वजह से नहीं आ रहा, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ हमने लास्ट कई एग्जांपल्स देखी हुई, जब टीमें नहीं जाती तो वो रीजंस बताती हैं कि सिक्योरिटी रीजंस हैं, तो वो फिर साबित करना पड़ता है कि आपको अगर नहीं जा रहे हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, तो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं क्या, क्योंकि टीमें आती हैं यहाँ पर, हम देखते हैं डिफरेंट डेलीगेशन आती हैं, आईसीसी का सिक्योरिटी डेलीगेशन आया था यहाँ पर, सारे वेन्यूज़ चेक करके गया तो उन्होंने ओके की रिपोर्ट दी हुई है। तो इंडिया को क्या मसला है, इंडिया को बताना पड़ेगा। तहरीरी तौर पर अभी तक आईसीसी को नहीं बताया, तो पाकिस्तान ने जो लेटर लिखा है उसमें बड़े वैलिड पॉइंट उठाए हुए हैं, आईसीसी को उसका जवाब देना पड़ेगा। अब बीसीसीआई से पूछता है, चाहे जिस तरह मर्जी हो, फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग बैठेगी, फिर डिसाइड होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं, हम लोगों ने जो सामने आया, जो इंडिया ने लिखा, जो आईसीसी ने पैगाम दिया पीसीबी को, हमने एक्चुअल वो रिपोर्ट किया कि ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन इंडियन मीडिया हमने अक्सर ही देखा हुआ कि बड़ा चीज़ों को एग्जैजरेट करता है। आप भी जानते हैं कि वो किस तरह का, जब पाकिस्तान की बात आती है ना, तो फिर पता नहीं क्यों उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, बॉर्डर पर जंग लग गई है इंडियन, ऐसी है, यकीन जाने, मतलब सच को फिर वो पीछे फेंक देते हैं और फिर जो अपना झूठ वाला नैरेटिव होता है वो सामने लेके आते हैं। पिछले दिन उन्होंने कहा कि यार चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका मुंतकिल हो रही है, हालांकि आईसीसी को कानो कान पता ही नहीं है। मतलब वो कहते हैं ना कि साउथ अफ्रीका वालों को भी नहीं पता कि यार हमारे पास चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, लेकिन हमारे इंडियन दोस्तों ने उठा के चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी साउथ अफ्रीका को दे दी है। वो नैरेटिव किल हो गया जब उनकी तरफ से बयान आ कि भाई ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। फिर उन्होंने क्या किया, अब कल मैं सुन रहा था कि वो बोलते हैं कि यार जब पाकिस्तान होस्टिंग नहीं ना करेगा, क्योंकि इंडिया नहीं जाएगा, तो फिर पाकिस्तान तो होस्ट कर ही नहीं सकता। अभी उन्होंने ये इतना बड़ा माइंड बना लिया है, पता नहीं वो अपनी तरफ से पूरी एक फिल्म बना ली हुई है ना। फिर वो कहते हैं कि इंडिया ने आईसीसी को कह दिया है कि हम होस्ट करने को तैयार हैं। हालांकि आप देख लें कि कल जो आईसीसी ने वीडियो जारी की है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, उसमें पूरे पाकिस्तान की कल्चर को दिखाया गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान 2025, ठीक है, लोगो दिखाया गया, लाहौर को दिखाया गया, ट्रक कार्ड दिखाया गया, तो और ऊपर से सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान आ चुकी हुई है, इस्लामाबाद में है। स्कर्दू लेके जाएंगे, K2 के बेस कैंप लेके जाएंगे, मुख्तलिफ शहरों में उनको विजिट कराएंगे। यार में ना जो बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है, वो अपने आप से कहानी बनाते हैं, उसको क्रिएट करते हैं। जैसे उन्होंने एक फाइटर मूवी बनाई थी जिसमें उन्होंने पता नहीं अटैक भी कर दिया था, 150 मुजाहिदीन मार दिए थे। वो ऐसी है, वो अपना सोच के बैठे हुए हैं, हालांकि ग्राउंड रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं। आईसीसी को देखें, एक प्रॉपर सेटअप होता है। अगर कोई टीम नहीं जाती, अगर हम देखें, हमने 1996 की वर्ल्ड कप में भी देखा हुआ, 2003 के वर्ल्ड कप में भी देखा हुआ, जब इंग्लैंड जिम्बाब्वे नहीं गया था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नहीं गए थे, श्रीलंका, तो उन्होंने आईसीसी को रीजंस दी थी कि ये हमारे मसाइल हैं, ये सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं हमें, और हमारी सिक्योरिटी टीम भी गई थी, उन्होंने कहा है कि आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वहाँ पे, तो वो नहीं गए थे। हुआ क्या था फिर कि जो टीमें वहाँ पर नहीं गई थी उनके पॉइंट्स फिर दूसरों को मिल गए थे, फोरफिट कर दिया जाता है। तो क्या आपका ख्याल है कि नो डाउट कि बीसीसीआई जो है, आईसीसी में उनका जोर है, क्योंकि पैसा उनका चलता है, सब कुछ है, सारी दुनिया मानती है इस बात का, लेकिन अब पाकिस्तान का जो स्टैंस है, पाकिस्तान ने क्लियर कट कह दिया कि भाई इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना पड़ेगा। एक चीज़, अगर इन केस आईसीसी आपको कहता है कि हाइब्रिड मॉडल पे, तो फिर पीसीबी हाइब्रिड मॉडल पे नहीं मानेगा, क्योंकि इवेंट हमारा है। जब दुनिया की बाकी टीमें आ रही हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर आई है, इंग्लैंड की आई है, न्यूजीलैंड की आई है, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, आप कोई सी बड़ी टीम का नाम उठा के बता दें, पाकिस्तान आके गए हैं, किसी को कोई टेंशन। इवन हम खुद यहाँ पर अभी रिसेंटली जब इंग्लैंड की सीरीज़ में मुल्तान में था, तो इंग्लैंड के प्लेयर्स के साथ भी हमने यही पूछा कि मतलब लोग तो पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, उनके जर्नलिस्ट भी आए हुए थे, तो वो कहते हैं कि हमें एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम पाकिस्तान आए। अच्छा, मेरा कल हमारे इनफैक्ट गेस्ट ने बड़े इंपॉर्टेंट बात की कि भाई एससीओ के लिए आपके वजीर खारजा आ सकते हैं इंडिया के, आपकी इंडियन हॉकी टीम आ सकती है, वो यहाँ पे आके खेल सकती है, तो फिर क्रिकेट टीम को क्या मसला है? इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। ऐसी और सिर्फ क्रिकेट की बात होती है, तो फिर वो अपनी टीमों को रोक देते हैं। लेकिन देखें, पाकिस्तान का जो एक और स्टैंस है वो बड़ा मजे का है। इंडिया एक इवेंट के लिए नहीं आएगा, ठीक है, हम कहते थे ना कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान नहीं करवाता, हमें नुकसान भी हो जाता है, जो भी हो, हमारा स्टैंड वही रहेगा। लेकिन इंडिया में अगले साल अपना एशिया कप है, फिर विमेंस T20 वर्ल्ड कप है, फिर 2026 में मेंस T20 वर्ल्ड कप है, फिर 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर 2031 में फिर वर्ल्ड कप है। तो पाकिस्तान भी फिर, अगर आप एक इवेंट में नहीं आते ना, तो हम आपके 5 इवेंट के अंदर नहीं आएंगे, चाहे वो आईसीसी इवेंट है, चाहे वो एसीसी का इवेंट है, या चाहे बायलैटरल सीरीज ही क्यों ना हो, जो कि हो ही नहीं रही पाकिस्तान और इंडिया की, ठीक है। लेकिन हमारे जो हुकूमती सोर्सेज हैं वो इस वक्त बड़े क्लियर हैं कि अगर इंडिया हमारे साथ नहीं खेलेगा तो हम किसी फोरम पे भी इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। एंड आई एम सो ग्लैड अबाउट इट। मुझे लगता है ये स्टैंस हमें पहले भी अपनाना चाहिए था, लेकिन अगर ये स्टैंस अब इतना स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना पड़ेगा और करना चाहिए भी, क्योंकि हमने जितना अच्छी और वैलिड रीजंस इस जो आईसीसी को खत में लिखी हैं और पूछी हैं,
अगर उसका जवाब नहीं है ना तो फिर तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। और ये अगर मोहसिन नकवी साहब हों या पीसीबी हों, जिसने भी ये स्टांस अपना स्ट्रिक्टली अपनाया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है और इस पे हमें कायम व दायम रहने की जरूरत है। देखिए हम लोग चाहते हैं कि क्रिकेट हो, वो चाहे इंडिया के साथ हो, चाहे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, व्हाटएवर, जिस मुल्क के साथ भी हो, हम लोग तो यहाँ पर क्रिकेट को देखता हुआ चाहते हैं। पाकिस्तान की टीम जाती है, बाकी टीमें आती हैं, तो सारे एंजॉय करते हैं। इंडिया की बारी पता नहीं क्या हो जाता है। देखिए हमने जेस्चर पहले दिया है, हमने अपनी टीम वहाँ भेजी, ओडीआई वर्ल्ड कप में टीम खेल के आई है ना, वहाँ पे कितना प्यार दिया इंडियंस ने। इंडियंस की बात करें, जो फैंस की बात करें, वहाँ के अवाम की बात करें, तो वो चाहते हैं कि क्रिकेट हो। बस टॉप के ऊपर कुछ लोग हैं जो कि सियासत है शकील, ये सिर्फ टॉप के लोगों का मसला नहीं है। उन्हें पता है कि अगर ये इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं, इसमें जो रेवेन्यू आता है, जो इसमें ओवरऑल एक जो पर्क्स होते हैं, अगर वो पाकिस्तान को मिलते हुए उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहे, मसला सारा उस चीज। देखिए अरमला, पाकिस्तान और क्या करे। इंडिया ने जब वर्ल्ड कप हुआ, हम लोगों ने भी अप्लाई किया था कि वर्ल्ड कप कवर करने जाएंगे, हमें वीजा नहीं दिया इंडिया ने। किसी आपको वहाँ पे पाकिस्तानी फैंस वहाँ पे नजर नहीं आए थे स्टेडियम के अंदर। पाकिस्तान ने क्या किया, अभी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल भी अनाउंस नहीं हुआ। चेयरमैन पीसीबी ने पहले कह दिया कि हम आपके जो फैंस हैं उनके लिए एक हमने कोटा मुख्तस कर दिया है कि वो आए भाई यहाँ पर, उनको हम मैचेस दिखाएंगे वीवीआईपी तरीके से, प्रोटोकॉल में हम आपके जितने भी फैंस हैं, इवन इंडिया वाले हमें वीजे नहीं दे रहे थे, इवन जर्नलिस्ट को भी, फैंस तो चले दूर की बात है ना। हमें पाकिस्तान ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, आखिरी दिन तक वीजे नहीं मिले, नहीं मिले थे। हम लोग ऐसे ही थे, हम लोग वेट करते रह गए थे, इंडिया की तरफ से वीजा नहीं आए थे। लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी बड़े दिल का मुजाहरा किया कि चले आपकी टीम को तो हम वीजा देंगे ही देंगे, साथ में आपके जो फैंस आना चाहते हैं पाकिस्तान, हम उनके लिए भी हमारे दरवाजे खुले हैं, तो आप आए, हम मैच देखें। लेकिन इंडिया हमेशा से पाकिस्तान के जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है उसका हमेशा से वो जवाब होता है ना कि नफरत में देता है। हम प्यार की भाषा बोलते हैं, वो नफरत की भाषा नहीं छोड़ रहे। लेकिन ये बात तो बहुत क्लियर है कि आप पाकिस्तान के अंदर अगर हम ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं, तो अगर इंडिया नहीं आएगी तो आई एम श्योर कि ये चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान होस्ट करेगा ही करेगा, चाहे वो इंडिया के बगैर हो। लेकिन आप पाकिस्तान को अगर ये सोच रहे हैं कि आप क्रिकेट वर्ल्ड से एलिमिनेट करके आप सोच लेंगे कि जी पाकिस्तान नहीं खेलेगा, तो ये आप इमेजिन भी ना करें, क्योंकि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं, हमारे टॉप के प्लेयर्स हैं, हमारी जो क्रिकेट टीम है, हम उस पे जो मर्जी कहते हैं, लेकिन वो हमारी एक अपनी चीज है कि हमारे उनकी परफॉर्मेंसेस पे बात करते हैं। इंडिया को दिल पे शावरी करने दे यार। शाहीन आपका नंबर 1 बॉलर है, बाबर आपका नंबर 1 बैटर है, रैंकिंग में हमारी टीम अच्छी है। आपके दिल की ख्वाहिश है कि आप पाकिस्तानी टीम को या प्लेयर्स के बगैर इतना बड़ा इवेंट करा सकते हैं? नो वे। इवन जो प्रोडक्शन है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई इवेंट होता है तो उसमें प्रोडक्शन का अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट होता है, तो प्रोडक्शन वाले अब आईसीसी को फोर्स कर रहे हैं कि आप चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस कर दें। टाइम होता है कि पहले आपको 90 डेज का होता है, 90 डेज से पहले करना होता है। लास्ट हमने देखा कि 4 महीने पहले उन्होंने ऐलान कर दिया था। अमूमन तो 1 साल पहले भी आईसीसी शेड्यूल का ऐलान कर देता है, लेकिन क्योंकि इस वक्त ये जो रिफ्ट बनी हुई है ना, तो प्रोडक्शन की तरफ से भी आईसीसी के ऊपर वो प्रेशर कर रहे हैं। डेफिनेटली उनका पैसा इन्वेस्ट है। और आईसीसी ने जब मीडिया राइट्स दिए थे 2027 तक अपने इवेंट्स के स्टार को, तो ये मेंशन था कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैचेस होंगे। और जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम वाला मैच उठा के देख लें, चाहे वो आप अमेरिका वर्ल्ड कप वाला मैच उठा के देख लें, कि उस स्टेडियम में आपको एक भी सीट खाली नजर नहीं आती है। इवन जितने लोग अंदर होते हैं वो खड़े भी होते हैं, उतने ही बाहर होते हैं। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी हमने ये सिचुएशन देखी थी। तो पैसा बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया कोई माने ना माने, आपका मैच, पाकिस्तान इंडिया का मैच पैसा जनरेट करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, और उसका फ़ायदा सिर्फ आईसीसी को या पाकिस्तान को नहीं होता, बल्कि सबको होता है। इंडिया को भी होता है, प्रोडक्शन को भी होता है, आईसीसी को भी होता है। और रही बात यहाँ पर ना आने की, अगर इंडिया नहीं आता सपोज, तो आईसीसी के पास ऑप्शन है कि वहाँ पर आप श्रीलंका को ऐड कर सकते हैं रैंकिंग में, क्योंकि श्रीलंका उस वक्त सेकंड पे है। अगर इंडिया नहीं है तो आप श्रीलंका को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये सारा फैसला करना है आईसीसी के जो बोर्ड की मीटिंग होनी है। और इसमें अभी मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट आंसर। लिटरली वैसे ना अभी खुद आईसीसी को भी नहीं पता कि हम करने क्या वाले, ना पीसीबी को पता। मीडिया पे जो मर्जी बोले, जो मर्जी, मतलब आए दिन हम देखते रहते हैं कोई शोशा आ जाता है इंडिया की तरफ से। जैसे मैंने साउथ अफ्रीका बोला, फिर खुद हमारे पास भी एक जर्नलिस्ट आए थे और उन्होंने कहा कि हाइब्रिड मॉडल। मैंने कहा हाइब्रिड मॉडल के हमें रीजन दे दें, आप बता दें कि कौन सा ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट है जो बाकी टीम्स को नहीं है और इंडियन टीम को है। वही मैं कह रहा हूँ कि यार कोई लॉजिक दे दें कि हमें इस वजह से हाइब्रिड मॉडल पे जाना चाहिए। अब कल एक चैनल ने क्या चलाया, मतलब उसके ऊपर भी देख के मैं बैठ के हंस रहा था कि यार इंडिया वाले एक मैच खेलने के लिए पाकिस्तान आ जाए, फिर चले जाए हाइब्रिड मॉडल पे, फिर अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है तो फिर वो पाकिस्तान खेलने के लिए आएगा। मतलब ऐसी बेतुकी किस्म के लोग आजकल अपने अपने आइडियाज़ लेके आ रहे हैं
कि कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने पीसीबी से भी पूछा था कि यार सीन क्या है, तो इस वक्त राइट नाउ किसी को नहीं मालूम कि होने क्या जा रहा है। आईसीसी की मीटिंग्स होंगी, आईसीसी बीसीसीआई के साथ भी राब्ते में है, पीसीबी के साथ भी राब्ते में है। जाहिर सी बात है, सिर्फ ये नहीं है कि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, इस बात से तो ऑब्वियस हो गया कि अभी तक अगर जवाब नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक तहरीरी जवाब में कहा है कि जो इंडिया ने उनको कहा है रीजनिंग, वो आप तहरीरी शक्ल में हमें दे दें। तो इसका मतलब कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने तो आईसीसी को ऐसा कोई रिटर्न लेटर नहीं दिया हुआ। देखें, अगर रिटर्न होता तो इंडियन मीडिया वावेला मचाने में, आपको पता, आग लगाने में, तो वो खाली एक मैचेस की तेली उनको चाहिए होती, बाकी पूरा जंगल खुद ही जला देता है, चाहे वो अपना घर ही उनमें क्यों ना हो। तो वो पहले ही बोल देते कि यार हमने ये पॉइंट्स लिख के दे दिए। अब अगर आप स्टोरी दे रहे हैं कि बीसीसीआई ने आईसीसी को बता दिया, कैसे बताया ये भी नहीं दिया स्टोरी में। ज़बानी कलामी बताई, इवन ये भी तक मेंशन नहीं किया हुआ उन्होंने। तो इट मींस कि इंडिया ने अभी लिख के नहीं दिया हुआ। सिर्फ ये नहीं कि आईसीसी बीसीसीआई पीसीबी के राब्ता है, तो जाहिर सी बात है बैकडोर डिप्लोमेसी भी काम कर रही होगी। उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट भी कुछ लगी होगी इसके ऊपर। आपको लगता है ये कि गवर्नमेंट लगी होगी? मैं वैसे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, देखिए, नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं, ये जस्ट क्रिकेट का मामला नहीं है, ये दो मुल्कों के दरमियान का भी मामला है। तो होपफुली कि ये एक अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर लेंगे। नवाज शरीफ साहब ने ख्वाहिश का इज़हार किया है कि उनको इंडियन क्रिकेट टीम को आना चाहिए। अब पता नहीं ख्वाहिश है कि कोई बात है, क्योंकि ये तो एक चीज़ अपनी जगह पे मौजूद है। अच्छा, इन द एंड अब अगर जब लेटर, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि कुछ जल्दी रिस्पांस आएगा आईसीसी की जानिब से? देखिए, जल्दी रिस्पांस आने की भी एक रीज़न है कि डेफिनेटली जल्दी रिस्पांस इसीलिए आएगा क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी में दिन बड़े कम रह गए हैं, वक्त कम है, रेस आपको अपनी बढ़ानी होगी। अगर आप इन द मीन टाइम डिसाइड नहीं करते तो आपको जैसे जैसे डेज कम होते हैं, मतलब अगर 90 डेज से अब 89, 88, 87 आप रिवर्स आते जाते हैं, तो उसी तरह से जितने दिन गुजरते जाएंगे आपके, उतना ही ज़्यादा लॉस होगा आईसीसी को, क्योंकि आपके कमर्शियल पार्टनर्स आने होते हैं, उन्होंने अपनी तैयारी करनी होती है। जैसे प्रोडक्शन की मैंने आपको जिक्र किया है कि उन्होंने इवेंट की पूरी तैयारी करनी होती है, अपने थीम्स बनाने होते हैं, मतलब डिफरेंट चीज़ें करनी होती हैं। आपको भी पता है प्रोडक्शन में कितनी चीज़ें होती हैं। तो जैसे एक एक दिन गुजरता जाएगा ना, आईसीसी को भी इस बात का एहसास है कि उनका ये मिलियन बिलियन डॉलर्स की गेम है, तो आपके पैसे, आपका रेवेन्यू, आपको नुकसान होता जाएगा। तो आईसीसी की अपनी पूरी कोशिश है कि वो जितनी जल्दी हो सके ये सॉर्ट आउट कर ले। ठीक हो गया। सॉर्ट आउट कैसे करना है कि पीसीबी और बीसीसीआई को एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। उनको ये चीज़ें जो इतने अरसे से हो रही है, देखिए इंडिया ने हमारे साथ प्रॉमिस किया था कि आप बायलैटरल सीरीज 2005-6 की बात कर रहा हूँ मैं, कि दोनों देशों के दरमियान एग्रीमेंट हो गया था कि हम एक दूसरे के मुल्कों में जाएंगे। पाकिस्तान पहले गया वहाँ पे, बायलैटरल सीरीज खेली, उन्होंने फिर इनकार कर दिया पाकिस्तान आने से। तो ये चीजें मेरे ख्याल है दोनों बोर्ड्स को आपस में सॉर्ट आउट करनी चाहिए, हाँ, ताकि आपका क्रिकेट हम लोग भी इंजॉय कर सके और इंडियन भी इंजॉय कर सके। थैंक यू वेरी मच शकील, बहुत शुक्रिया। शकील खट्टर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे साथ मौजूद थे जी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हम बात करें, अभी तक कोई तहरीरी बात सामने नहीं आई, लेकिन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आईसीसी इस हवाले से क्या स्टांस अपनाता है, क्योंकि पीसीबी का स्टांस तो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट है कि इंडिया आएगा और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करेगा। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। अब कुछ सियासी गुफ्तगू भी कर लेते हैं। इस वक्त जब हुकूमत और पीटीआई के दरमियान सियासी जंग रूज पर है, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी इख्तलाफात जो हैं वो सर उठा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि नून लीग जो है पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। मुआहदे में तय हुआ था कि पीएसडीपी मुशावरत से बनाई जाएगी, जबकि वफाकी हुकूमत ने आइन साजी के वक्त बराबरी की बातें की और अब बातों से पीछे हट गई है। दूसरी तरफ जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज पंजाब असेंबली में ज़राई इनकम टैक्स बिल 2024 की मुखालफत कर दी है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के अरकान जो है ऐवान से वॉकआउट कर गए। पंजाब असेंबली में जी पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी जो लीडर हैं अली हैदर गिलानी, उन्होंने कहा कि ज़राई इनकम टैक्स बिल पर हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की, जबकि गवर्नर पंजाब जो हैं सरदार सलीम हैदर खान ने अपनी इत्तेहादी हुकूमत को खरी खरी सुनाई और कहा
कि बारबेक्यू, तालीमी इदारे और पार्क बंद करने से स्मॉग का खात्मा नहीं होगा। हुकूमत के पास डेटा है, एमरजेंसी लगाए। हम पंजाब और वफाक में इत्तेहादी हैं तो मुंह बंद करके बैठ नहीं सकते, ये भी कहा गवर्नर पंजाब ने। अब सवाल ये पैदा होता है जी कि इन हालात में पीपल्स पार्टी का ये रवैया, वैसे तो हमें पता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो लव हेट रिलेशनशिप है वो चलता रहता है, और हुकूमत के लिए किस हद तक ये जो अभी क्रिटिसिज्म है जो पीपल्स पार्टी की तरफ से किया जा रहा है नुकसानदेह साबित हो सकता है। और साथ साथ ये खबर भी आ रही है कि जी बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के खिलाफ इकदाम पर आईनी दरख्वास्त भी दायर कर दी है, जिसमें वफाक, वजारत दिफा, दाखिला, काबीना डिवीजन और चारों सूबों को फरीक बनाया गया। और दरखास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 3 सीनियर जजेस हैं पीटीआई मुखालिफ इकदाम की इंक्वायरी करे, बुनियादी हकूक की बहाली के लिए इकदाम जारी किए जाएं, अहकाम जारी किए जाएं, जबकि दफ़ा 144 के गलत इस्तेमाल को रोकने का हुक्म भी दिया जाए। एमपीओ के तहत सियासी गिरफ्तारियों को रोका जाए। ये जो सारी डेवलपमेंट है सियासत के हवाले से, और जो भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के, चूंकि इनकी कोalition गवर्नमेंट है, और इसके साथ साथ क्या मामला है इस पे हम तज्जिया लेते हैं। डॉक्टर हामिद खान अल-मशरकी साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, थैंक यू अर्मिला, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये वैसे तो मैंने अभी पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि लव हेट रिलेशनशिप चलता रहता है मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का। एक बार फिर बिलावल ने क्रिटिसाइज़ किया है कि मुआहिदों की जो कहले खिलाफ वर्जी कर रहा है उस पर अमल नहीं कर रही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। आप किस हद तक इसको ठीक समझते हैं? जी अर्मिला, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, इट्स ए लव हेट रिलेशनशिप। और इसके साथ साथ एक और लफ्ज कहूंगा, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, यानी वो रिश्ता जो दोनों की रजामंदी से तो चलता रहे, लेकिन जहां इख्तिलाफात हैं वहां पर मामला चलाना मुश्किल हो जाए। देखिए, बात यह है कि बहरहाल हम ये बात जानते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग नजरियाती तौर पर 2 मुख्तलिफ जमातें थी। वक्त और हालात ने इनको इकट्ठा किया है। अगर आप इनकी सियासत देखें तो जो पीपल्स पार्टी है वो किसान और ज़राई इलाकों की सियासत करती है, वो ग्रास रूट की सियासत करती है, जबकि नून लीग की सियासत जो है वो ज्यादा कंजर्वेटिव है। उसमें कारोबारी तबका और टैक्सेशन और मुल्क के अंदर दूसरे अंदाज से तरक्की करने का जो है वो उनका नजरिया है। तो अभी आपने देखा जिस तरह पंजाब असम्बली की आपने मिसाल दी है, बिल्कुल ऐसे ही है कि जो जनूबी पंजाब का किसान है वो समझता है कि वो तो बड़ी मुश्किल से अपनी फसलों की जनाब वो काश्तकारी पूरी करके मामला चला रहा है। बल्कि मेरे बहुत सारे जिम्मेदार कुछ दोस्त हैं, एमपीज भी हैं, और वैसे भी वो कहते हैं सर हमारे तो पेट पे एक पर्दा है जो हम नहीं बता सकते, वरना जो इकोनॉमिकल हालात हैं और ज़राई जितना खर्चा हो गया है फसलों के ऊपर और ये वो, हमारे पास बचता कुछ नहीं है, और उसके ऊपर ज़राई टैक्स लगाना जो है वो और ज्यादती है। बल्कि मैं आपको एक रिपोर्ट का हवाला दूं जो खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तैयार की थी कि अगर ज़राई टैक्स लगे तो सिर्फ 400 के करीब जो है ना जमींदार पूरे पाकिस्तान में वो उसके डायरेक्ट नेट के अंदर आते हैं। बाकियों की तो जमीनें ही अब इतनी कम रह गई हैं कि शायद उनको डायरेक्ट टैक्स ना लगे। लेकिन ये जो पंजाब गवर्नमेंट का टैक्स है, मेरा ख्याल ये है कि ज़राई टैक्स से ज्यादा जो हम रिटेलर और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं, अगर पंजाब हुकूमत उस पर जोर दे तो शायद इनके इख्तिलाफात ना बढ़े। वरना बहरहाल बिलावल और पीपल्स पार्टी ये जानती है कि नून लीग के किसी भी ऐसे इकदाम की हमायत की सूरत में पीपल्स पार्टी को पंजाब में जो दोबारा से थोड़ी मकबूलियत मिल रही है उसको बड़ा शदीद नुकसान पहुंचेगा। और पीपल्स पार्टी आइंदा चंद सालों में, आइंदा साल 2 साल में पंजाब में बड़ी एक्टिव सियासत करने का प्लान करके आई है, और वो हमेशा के लिए नून लीग के साथ नहीं रहेगी। ये बात अर्मिला आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ। तो नेचुरली उन्होंने अपना पॉलिटिकल गेन तो रखना है, और ये नहीं हो सकता कि 2 नजरियाती जमातें जो हैं वो इतना लंबा अरसा साथ चल सकें। और फिर उसके अंदर अभी आईनी तरमीम की बात हो रही है, आईनी अदालत की बात हो रही है, वहां पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि बहरहाल पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चले। और हमने देखा कि पिछली जो पीडीएम की हुकूमत थी, जब शहबाज शरीफ साहब पहली बार वजीर आजम बने, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी पर बहुत ज्यादा दबाव था और इल्जामात भी थे कि जी आप शायद इसमें इनकी बेजा हमायत कर रहे हैं, और आपकी हमायत की वजह से इनके गैर मकबूल जो इकदामात हैं वो भी अवाम के ऊपर बोझ बन रहे हैं।
तो पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है कि इस बार थोड़ा सा सेफ साइड चलना चाह रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इत्तेहाद को तोड़ेंगे या इत्तेहाद किसी भी मामले में टूटेगा। नहीं, वो बहुत तो सारे हमने मामलात डॉक्टर साहब वैसे भी अभी भी रिसेंट टाइम्स में भी देखा है कि दो के इख्तलाफात अपनी जगह और पीपल्स पार्टी बड़ा खुल के एहतजाज भी करती रही है जब भी ये सारे मामलात हुए। मैंने मौलाना के टाइम पे भी ये सारी सूरत हाल बड़ी डिफरेंट रही है, लेकिन इत्तेहाद तोड़ने की बात नहीं की गई। लेकिन बिलावल भुट्टो कल बड़े वोकल रहे, उन्होंने कहा जी सिंध के साथ बार बार अलग सलूक किया जाता है, कानून साजी की कॉपियां सबसे आखिर में मिलती हैं, इंटरनेट की स्पीड पे भी उन्होंने बात कर दी। कल वो बड़े मुझे लग रहा है फ्रस्ट्रेटेड थे जिस तरह से उन्होंने एक ऑन द रिकॉर्ड बहुत सारी बातों को डिस्कस किया। ये फ्रस्ट्रेशन डू यू थिंक कि जस्टिफाइड है? क्योंकि जाहिर है आपने अभी खुद भी मेंशन किया कि पंजाब के अंदर बड़ी मुतहरिक सियासत कर रही है पीपल्स पार्टी, लेकिन उसके बावजूद दे नीड टाइम, दे नीड स्पेस फॉर इट कि वो अपनी जो हुकूमत है या अपनी एक प्रॉपर जड़ें हैं उसको मजबूत कर सके, क्योंकि हमेशा सिंध को पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, लेकिन अब पंजाब के अंदर उनकी एक्टिव सियासत तो इस बात का सबूत है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए बात यह है कि इसकी जस्टिफिकेशन है भी और नहीं भी। जस्टिफिकेशन है इस तरह के बहरहाल एक पब्लिक पॉपुलैरिटी की जमात है, वो चाहती है कि उसका मौक़िफ़ जो है वो अवाम तक आए, लेकिन फिर अवाम इस हालात में बहरहाल ये मुतालबा करते हैं कि अगर आपके इख्तलाफात हैं तो आप फिर उनके हर जहां पर उनको जरूरत होती है आईनी तरमीम के हवाले से या कोई बिल लाने के हवाले से, कोई एक्ट लाने के हवाले से, वहां पर आप आंखें बंद करके उनकी हिमायत कर देते हैं। सो ये भी पीपल्स पार्टी को देखना होगा कि उसके ऊपर वो जो दोहरे मेयार की सियासत है उसका अगर छाप लग गई तो इसमें भी पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान होगा। और मैं ये समझता हूँ कि खुद नून लीग को भी समझना पड़ेगा कि अगर वो इस तरह ड्रैग करेंगे जिसमें पीपल्स पार्टी यानी अपने सबसे बड़े इत्तेहादी को एतमाद में नहीं लेंगे कानून साजी के हवाले से, जिस तरह बिलावल साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि वाकई को जो कानून साजी की कॉपियां हैं या कोई भी बिल पेश होना होता है तो सुबह को बताया जाता है कि जी 2 घंटे बाद इस पे वोटिंग करनी है। तो उस हवाले से उनको ऐसे लग रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी को सिर्फ वो अंग्रेजी में कहते हैं ना नॉडिंग यानी सर हिलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि हाँ हाँ आप करते रहें। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से बिलावल साहब ने एक मैसेज दिया है और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि वो फ्यूचर के लिए एक ग्राउंड बना रहे हैं कि अगर कल को कोई मामलात किसी और तरफ जाते हैं तो बहरहाल वो अवाम में ये कह सकें कि हम तो बहुत अरसे से इनको वार्न कर रहे थे, हमने इनको बताया भी, क्योंकि बहरहाल गवर्नर पंजाब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं सरदार सिंह, और उनका जो टोटल फोकस है वो ये कि पीपल्स पार्टी को दोबारा से पंजाब के अंदर रिवाइव करें। तो ये एक अंदरूनी तौर पर बहरहाल मुस्लिम लीग नवाज अपनी पंजाब से ग्रिप किसी सूरत भी कमजोर नहीं करना चाहेगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पीपल्स पार्टी सिंध में कंप्रोमाइज नहीं करती है अपनी ग्रिप के ऊपर या अपनी जो हुकूमत है उसके ऊपर, चाहे वो MQM कोशिश करे या कोई भी और जमातें कोशिश करें। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक बात बड़ी वाज़े तौर पर होगी और वो ये कि बहरहाल बड़ी सियासी जमातों ने एक एक सूबे को अपने कंट्रोल में करके अपने जो देखें PTI KPK को नहीं छोड़ना चाह रही, चाहे वो जो भी मामला हो। इसी तरह नून लीग जो है वो पंजाब को नहीं छोड़ती है और सिंध में पीपल्स पार्टी। तो इनका ये ख्याल है कि बहरहाल मरकज में जिसकी भी हुकूमत बने, आप ये समझें कि 18वीं तरमीम के बाद जो वसाइल की तकसीम है, जो पैसों की तकसीम है, जो वो सारी तो सूबों के पास चली गई। तो इसलिए 18वीं तरमीम ने बहरहाल वफाक को जहां कमजोर बहुत कर दिया, वहीं पर सूबों के अंदर सूबाई हुकूमत बनाना, आज वजीर आला बनना शायद ज्यादा लुक्रेटिव हो गया है, ज्यादा पुरताकतवर हो गया है एज कम्पेयर टू बी द प्राइम मिनिस्टर। तो इसके बारे में बहरहाल मेरा ख्याल ये है कि मुख्तदर हलकों में भी बड़ी रिजर्वेशंस हैं और मैं खुद इसके ऊपर बड़ी रिजर्वेशंस रखता हूँ कि बहरहाल 18वीं तरमीम में कुछ गलतियां हैं जो इवेंचुअली इनको ठीक करनी पड़ेंगी, लेकिन उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सियासी जमात कंप्रोमाइज करेगी और या कभी कोई तैयार भी है इस हवाले से कि इसमें चेंजेस किए जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक और बात भी है कि एक और जमात भी है जो अहम स्टेक होल्डर है इस मुल्क के अंदर, तहरीक इंसाफ, और इस वक्त जो बानी पीटे आए हैं वो जेल में हैं। 24 नवंबर की कॉल दी है उन्होंने जी कि वो हतमी कॉल है उनकी जानिब से। बहुत सारे तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि जी सियासत में कोई कॉल हतमी नहीं होती है और तहरीक इंसाफ की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि आए रोज़ उनकी कोई ना कोई कॉल हतमी होती है। सो आप क्या समझते हैं जी जो हतमी कॉल की जिसकी बात की जा रही है 24 नवंबर को, और इसके साथ साथ ये जो तहरीक इंसाफ के इंटरनल मैटर्स हैं जिसमें अभी हमने 24 नवंबर की तारीख के हवाले से भी बहुत सुना जी और बहुत देखा भी कि जो सीनियर रहनुमा हैं वो इससे नाखुश हैं, लेकिन वो खुलकर इजहार भी नहीं कर पा रहे हैं और उनकी रिजर्वेशंस अपनी जगह मौजूद हैं।
बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, एक बात तो कंफर्म है कि बहरहाल एहतजाज की कोई भी कॉल हो पीटीआई की तरफ से वो खत्म ही नहीं हो सकती। दूसरी बात ये है कि ये समझना होगा कि इमरान खान साहब जेल में हैं और वो नहीं उस तरह से किसी भी हालत में लीडरशिप पर या जो बाकी सीनियर लीडर्स हैं उन पर दबाव डाल सके। बहरहाल ये है कि उनकी तरफ से मैसेज तो आ गया उनकी बहन के जरिए, लेकिन मेरा भी ख्याल ये है कि जितना बार बार उन्होंने वर्कर्स को मूव किया है, उसके बाद वर्कर्स की तरफ से भी जो रिएक्शन है वो अब कमजोर होता जा रहा है। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे उनके एहतजाज करने से ही कमजोर हिकमत अमली से कोई फर्क नहीं पड़ता। खुसूसी तौर पर जिस अंदाज में वजीर आला केपी के लिए अमीन गंडापुर गायब हो जाते हैं और उनकी अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, साख है, वो बड़ी मुतासर हुई है। इस हवाले से देखिए, पंजाब पीटीआई की लीडरशिप किसी और अंदाज की सियासत करना चाह रही है जो एहतजाज, धरने और तसादुम की सियासत है, जबकि केपीके की जो पीटीआई है वो ये चाहती है कि उनके हाथ में इक्तदार भी रहे और वो एक अलामती तौर पर एहतजाज करते थे। तो अलामती एहतजाज और एक तहरीक की शक्ल में एहतजाज में फ़र्क है। इसीलिए जो लीडरशिप है वो खुद तकसीम है और इसका नुकसान जो है वो सबसे ज़्यादा पीटीआई को हो रहा है। और दूसरी बात यह कि जो बानी पीटीआई हैं उनको जेल से निकलने के लिए मेरा नहीं ख्याल इस तरह एकदम से कोई डायरेक्ट फ़ायदा होगा। लेकिन बहरहाल पीटीआई ये बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है जलसों पर और दबाव डालने पर। फिर एक बार इस्लामाबाद कंटेनर्स की नज़र हो जाएगा। मैं खुद इस्लामाबाद में हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर वही सूरत हाल फिर हो जानी है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एहतजाज इस्लामाबाद में होता है, लाहौर में भी यही हालात होते हैं, कंटेनर्स लगे होते हैं, रास्ते रुके होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बात की कि जो तहरीके इंसाफ की पॉलिसी है या स्ट्रैटेजी है टुवर्ड्स प्रोटेस्ट या जलसों की, उस पे वोटर बड़ा डिसार्ट होता है, ये तो एक फैक्टर है। डू यू थिंक कि जिस तरह से गिरफ्तारियां होती हैं, जिस तरह से दीगर तरह के प्रेशर्स होते हैं, इससे भी एक वोटर का या सपोर्टर का बाहर निकलना, उसका कंसर्न होना बनता है? क्योंकि हमने देखा है कि जब भी इस तरह का कोई मामला होता है तो बड़े पैमाने के ऊपर गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती हैं और अब मेरे ख्याल से जो पीटीआई का सपोर्टर है वो डरा भी हुआ है। डू यू थिंक द सेम? यस, डेफिनेटली पीटीआई का सपोर्टर डरा भी हुआ है और उसको ये लग रहा है कि ये एक मश्क, ला हासिल किस्म की मश्क हो रही है, एक्सरसाइज विद नो रिजल्ट्स। ये बड़ा अहम बात है। और जब तक उनको ये नजर ना आए कि उनकी गिरफ्तारियों से या उससे कोई फर्क पड़ता है तो फिर तो वो उनको दें। लेकिन अब ये ऐसे लग रहा है कि पीटीआई के सपोर्टर को ये लगता है कि अगर लीडरशिप पीछे से गायब हो जाती है तो हम सड़कों पे आकर उस अंदाज में एहतजाज करने से कोई फायदा नहीं है। और मुझे भी ऐसे लगता है कि बहरहाल सपोर्टर भी सोच रहा है और सबसे बढ़कर ये कि जो पीटीआई के मुंतखब अरकान हैं, चाहे वो केपीके से हों, चाहे वो पंजाब से हों, चाहे वो कौमी असम्बली से हों, ये सारे खुद भी बहुत ज्यादा एहतजाज करने से डर रहे हैं। और इनको ऐसे लगता है कि अगर हम एहतजाज करते हैं तो हम नजरों में आते हैं, हम अरेस्ट होते हैं और उस हवाले से उनको फिर अपने जाती तौर पर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरा जाती ख्याल ये है कि बहरहाल जो मौजूदा सियासत है उसके अंदर पीटीआई के लिए एहतजाज की सियासत की गुंजाइश जो है वो कम है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। चॉइस भी कोई नहीं है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हामिद खान अल-मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तज्जिया दे रहे थे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए और पानी के कमी का जो मसला है वो कराची के अंदर बहुत ज़्यादा है और शहरियों के लिए रिलीफ कुछ करने के लिए उस पर मेयर कराची ने कुछ इकदाम किए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान मेयर कराची के साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी कामरान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम कराची ओल्ड पिपरी के मकाम पे मौजूद हैं। इस वक्त कराची में बूंद बूंद पानी के लिए कराची के शहरी जो हैं वो बड़े तरस रहे हैं। इस वक्त कराची का पानी की कमी का बड़ा मसला है। इसी सिलसिले में इस वक्त हम यहाँ पे पहुँचे हैं और हमारे साथ मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और दिगर जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ से आज कराची वालों को खुशखबरी देने जा रहे हैं। तो मेयर कराची से मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा, क्या यहाँ से आज हम कराची के लोगों को ये खुशखबरी दे सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो पानी की जो कमी है उसको पूरा किया जा सकेगा? देखिए कामरान, इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो शहर की क़यादत है वो यही जिद्दोजहद कर रही है कि ना सिर्फ पानी की जो मौजूदा सप्लाई है
उसमें इजाफा किया जाए, बट उसके साथ साथ जहाँ जहाँ लाइन लॉसेस हैं, जहाँ जहाँ पानी की पुराने बोसीदा निज़ाम की वजह से लीकेजेस हैं, उनको एड्रेस किया जाए। तो जिस तरह हम पिछले दिनों धाबे जी के मकाम पे गए थे, वहाँ पे नई लाइन को रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे हम पिपरी पे आए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी ज़ोरों शोर से काम चल रहा है। जो लीकेजेस हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की जाए। नए पाइप्स आपको नज़र आ रहे हैं। तकरीबन 2.3 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसके तहत तकरीबन कोई 4.5 किलोमीटर का जो पैसेज है उसकी लाइन को रिप्लेस किया जाएगा। 72 इंच के नए पाइप्स यहाँ पर लगाए जाएंगे, और ये कंक्रीट के पाइप नहीं होंगे, ये स्टील के पाइप होंगे, जिसके ऊपर पंक्चर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि तकरीबन 20 से 30 लाख गैलन डेली पानी ज़ाया हो जाता था, जो कि इस नए इंटरवेंशन की वजह से हम पानी को बचाने में इंशाल्लाह कामयाब हो पाएंगे। अच्छा, यहाँ के जो ये जो पाइप लाइनें हैं, जो हमेशा हम सुनते आते हैं कि पानी के लीकेज के हवाले से या बिजली का ब्रेकडाउन होता है तो भी यहाँ पे पानी की कराची के शहरों को कमी का सामना करना पड़ता है। ये लाइनें जो हैं वो पाकिस्तान बनने से पहले की लाइनें थी। इससे पहले की जो इंतज़ामिया है या हुकूमतें थीं, उन लोगों ने यहाँ पर काम नहीं किया। इस हवाले से क्या? देखिए, अब जो चले गए वो चले गए, हम तो आगे का सोच रहे हैं, अपनी आने वाली नस्लों का सोच रहे हैं कि किस तरीके से काम करने की ज़रूरत है। बिलावल साहब बहुत ही वाज़े अंदाज से कहते हैं कि जो भी वसाइल हैं वो आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए, बेहतरी के लिए सर्फ किए जाएँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक नुमाइंदा जो है वो इसी काम में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मसरूफ़ है। पानी की कमी को पूरा किया जा सकेगा और बराबरी की सतह में पानी की जो तकसीम है उसको यकीनी बनाया जा सके। जी बिल्कुल, पानी की सप्लाई मैंने आपको बताया ना हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है, और हम और मज़ीद पानी की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, जिनके आपको मुस्बित असरात आइंदा आने वाले महीनों में नज़र आने शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। ओल्ड पिपरी के मकाम पे इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे इस वक्त पाइप लाइनें जो हैं वो यहाँ पे डल रही हैं और यहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ काम चल रहा है, और यहाँ का ख़ुद आके यहाँ पे तमाम काम का दौरा किया, और 30 लाख जो गैलन पानी है वो उससे सेव किया जा सकेगा, और कराची के शहरों को ये पीने का साफ़ पानी मिलेगा। और आइंदा आने वाले दिनों में मेयर कराची का ये कहना है कि पीने का जो साफ़ पानी की फराहमी है उसमें बेहतरी लाई जाएगी, और कराची के शहरी जो इस वक्त जो जिस सूरत से गुजर रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों में उनको यहाँ से इस सिचुएशन से उनको नहीं गुजरना होगा। जी। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। पाकिस्तान के अंदर जो अदबी महफिलें हैं या कॉन्फ्रेंसेस हैं बड़ी अहमियत के हामिल होती हैं, और हमेशा हम उर्दू अदब के हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जी सालाना पंजाबी कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको बताएं तो एक बहुत अहम सकाफ़ती और अदबी इवेंट है, जो कि पंजाबी ज़बान और सकाफ़त की तरक्की के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट अहमियत का भी है, बड़ी इम्पॉर्टेंस का हामिल भी है। और ये इस साल जो कॉन्फ्रेंस है जी 18 नवंबर को लाहौर में शुरू होने जा रही है, और पंजाबी ज़बान का फ़रोग हो, इसको ज़िंदा रखना हो, मुख्तलिफ मौज़ूआत हों, इसकी अहमियत के हवाले से बात करनी हो, तो इस इवेंट का पर्पस भी यही है, इस कॉन्फ्रेंस का पर्पस भी यही है। और इसके साथ साथ जी ये जो पंजाबी सकाफ़त है और ज़बान है, इसके ज़रिए पाकिस्तान और भारत के जो बासी हैं उनकी आपस में जो कह लें ना एक मिलन भी हो जाता है, एक अच्छी गैदरिंग भी हो जाती है, और मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ाने का भी एक ज़रिया बन जाती है कॉन्फ्रेंस। तो आज हम इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करेंगे जी, और साथ साथ क्या क्या एक्टिविटीज़ प्लान की गई हैं। आपको पता है हर साल ये इवेंट होता है, हर साल ये एक्टिविटी होती है, और पंजाबी ज़बान के हवाले से हम बात करते हैं। दो कि मुझे कहा जा रहा था कि आपने पंजाबी बोलनी है, लेकिन मैं एक दफ़ा ये कोशिश कर चुकी हूँ, बड़ी मुश्किल से बोलूँगी, लेकिन टूटी फूटी बोलूँगी। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ़ करवा देती हूँ। आमिर यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ साथ जी हमारे साथ एस अशोक बोरा साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आमिर साहब, थोड़ा सा पहले मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। ज़ाहिर है इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम बात तो करते हैं, हर साल होती है, इस साल क्या थीम है, क्या एक्टिविटीज़ आप लोगों ने प्लान की है? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया पब्लिक न्यूज़ का कि हमें ये मौका दिया कि हम अपना मौक़िफ़ सामने रख सकें। तो मैनू ज़्यादा खुशी होएगी जब मैं पंजाबी च सारी गल करा, ज़रूर क्योंकि मेरी माँ बोली भी है और असी ये सारी कॉन्फ्रेंस पंजाबी वास्ते कर रहे हैं। इसका जो थीम है वो इस साल का आओ पंजाब ते पंजाबी लिए बोलीए। तो
ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਹਿਤਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਖੋਤੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਜੋੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ, ਓਰੀਜਨਲ ਕਲਚਰ ਵੱਲ ਜੋੜੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ 18 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਲਾਹੌਰ ਪਿਲਾਕ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜੀ ਮੌਜ਼ੂਆਤ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਗਿੱਧੇ ਨੇ, ਨਾਚ ਗਾਣਾ, ਢੋਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਬੜੇ ਸਿਰ ਕੱਢਵੇਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਕੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 37 ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਵਾਂ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਾਸਤੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਜ਼ੀਦ? ਇੱਕ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 47 ਈਅਰ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਐਕਟਿਵ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਸ਼ਗਨ ਵਿਹਾਰ, ਚੱਜ ਆਚਾਰ, ਸਾਡਾ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਲਰਫੁੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਫੋਕ ਗਾਇਕੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ 37 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 30 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। डेफिनेटली। अच्छा आमिर साहब, मुझे आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि हम अपनी जो ज़बान है, जैसे आपने कहा कि पंजाबी ज़बान के फ़रोग के लिए हम भूल रहे हैं इसको, कहीं ना कहीं हम इसको पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस की एक्टिविटी बड़ी अच्छी है। लेकिन इसके बावजूद हम अभी भी देखते हैं कि चाहे वो हमारी जनरेशन है या हमसे अगली जनरेशन है, वो ओन नहीं करते हैं उस तरह से। वो थोड़ा कभी कभी कुछ झिझक महसूस करते हैं कि हम ऐसे बोलेंगे तो लोग हमें जज करेंगे। ये कितना ज़रूरी है कि यंग जनरेशन को आप लोग इस फेस्टिवल या इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इंगेज करें कि अपनी जो ज़बान है उसको ओन करना बड़ा ज़रूरी है? बिल्कुल जी, तुसी बिल्कुल ठीक है कि साडी जिहड़ी नौजवान नस्ल है वो इस ज़बान तो भज रही सी।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਭਜਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਉਦੋਂ ਫਰੋਗ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਗੋਦੋ ਕਰਨੀ ਪਈ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸੇ ਰਿਟ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਲਾ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਫਰੋਗ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਦਾਮਾਤ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਲਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਗਾਮ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ पंजाबी ਵਿੱਚ ਗੱਲ नहीं करोगे बच्चे पंजाबी नहीं सीखेंगे। अच्छा, आमिर साहब एक बड़ा फैक्टर है, मैं अभी खुद भी जिस तरह की पंजाबी बोल रही हूँ, हालांकि मेरे अम्मी अब्बू दोनों पंजाबी हैं और वो ठेठ पंजाबी आपस में बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा मसला है कि घरों में पंजाबी बोली जाती है, स्कूल्स में हम अंग्रेजी सिखाते हैं, आम रूटीन में हम कहीं जाते हैं तो हमें उर्दू में बात करनी पड़ती है, जब कहीं बाहर जाते हैं तो हमें अंग्रेजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो जो मिक्स और ब्लेंड हो जाता है ना ज़बानों का, उससे बड़ी मुश्किल होती है। देखो तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक्सपोजर तो हमेशा लेना चाहिए है ना। जो तुम बाहर जाओगे तो डेफिनेटली तुम इंटरनेशनल लैंग्वेज च गल करोगे, लेकिन जो तुम घर हो अपनी रहतल हो अपनी सकाफत अपने लोगों नाल रह रहे हो, उदों तो बहुत लाजमी है कि तुम अपनी माँ बोली च गल करो। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਰਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਫਹਿਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਬੁੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਫਰੀਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਮਨ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਲਿਟਰੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਤੋ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਖਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। क्या बात है बेहतर। अच्छा अशोक साहब, तुसी दसो पंजाबी ज़बान की असी गल कर रहे हैं तो जाहिर है जदों भी असी किसी सिख नाल किसी पंजाबी नाल मिलते हैं तो उन्हां दी अंदर बड़ी वार्मथ होंदी है, बड़ी वो होंदा है कि वो जदों बोल भी रहे होंदे ने तो पंजाबी च गल कर रहे होंदे, चाहे वो कैनेडा च हैगे ने चाहे अमरीका च हैगे। तो जे ओनरशिप तुहाडे लोकां च हैगी अपनी ज़बान नूं लैके, तुसी की समझदे हो कि दीगर लोगां विच भी होनी चाहिदी है कि असी अपनी पंजाबी माँ बोली नूं अपनी ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰੀਏ? ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਫੌਗ ਹੈ, ਡਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਕੁਛ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਈ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾ ਨੱਚਿਆ ਬਾਰਸ ਹੀਰ ਲਈ ਰੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਠੇਠ ਲੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਅਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੇਠ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਪਰ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਸਿਰਫ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ ਯੂਥ ਤੇ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਕੁਛ ਰਲ ਗੱਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਗੱਡ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਉਤਸੁਕਤਾ, ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਡੋਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, इंशाल्लाह बड़ा चंगा होगा तो वधिया भी होएगा। आमिर साहब, इन द एंड 18 से 20 नवंबर तक ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। मैं चाहूँगी हमारे देखने वालों को आप कोई भी मैसेज देना चाहें इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। मैं मैसेज ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 18 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਓ, ਪਿਲਾਕ ਆਓ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਸਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਫਰੋਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਫਖਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। क्या बात है अशोक साहब, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਆਪਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਜੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया तुसी दोनों दा कि तुसी तशरीफ लाए। हमारे साथ जी अशोक भोरा साहब मौजूद थे और आमिर यूसुफ साहब। पंजाबी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जी 18 से 20 नवंबर तक पिलाक में कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास है। ज़रूर जाएँ, इस 2 दिन में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ आप लोगों के लिए प्लान की गई हैं, उसको ज़रूर देखिए और एंडोर्स करें। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं अखबार के अंदर बहुत सारी खबरें ढूंढ रही थी इस वक्त, मैंने कहा कुछ स्मॉग से रिलेटेड मुझे और मिल जाए जो मैं आपको बता दूं कि आपने एहतियात क्या करनी है। जनाब, बदतरीन स्मॉग है। मैं स्मॉग का जिक्र बार बार इसलिए करी क्योंकि अभी मुझे यहाँ से निकल के घर जाना है और मुझे फिर उसी स्मॉग में से गुजरना है। और वैसे तो आपके अंदर भी, घर के अंदर, कमरे के अंदर, स्टूडियो के अंदर, हर जगह स्मॉग है, लेकिन जी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो वर्स्ट है। 1591 इज़ लाइक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कल था। और बीमारियों में इजाफा हो रहा है। गुलबर्ग में जी सबसे ज़्यादा रहा है, 2816 एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा है और हद निगाह 0 थी कल भी, और आज सुबह भी कुछ हालात वाक़यात ऐसे ही थे। कल मोटरवेज़ बंद थी, लेकिन अभी कुछ अपडेट ये है कि मोटरवेज़ खुली हुई हैं। इसके साथ साथ हॉस्पिटल्स में जो सूरत हाल है वो भी कुछ इतनी हौसला अफजा नहीं है। और ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये समझ से बाहर है। इक़दामात क्या हैं? ग्रीन लॉकडाउन है। कल मैं बैरिस्टर अकील साहब को एक शो पे सुन रही थी और उन्होंने कहा कि जी हुकूमत ने जो ग्रीन लॉकडाउन है वो लगाया हुआ है और माहौलियाती तब्दीली हुई संजीदा मसला है। अच्छा, अभी जितने भी लोग मैं सुन रही थी उससे पहले भी
हमारे पास एक गेस्ट आए थे जो हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव थे, मैं उनका नाम भूल गई हूँ। उन्होंने भी यही कहा कि जी हम कर रहे हैं, हमें करने चाहिए, हम करेंगे। वो फ्यूचर टेंस में क्यों थे मैं अभी तक समझने से कासिर हूँ, क्योंकि अगर काम करना है तो फिर हो रहा होना चाहिए, ये करेंगे होगा वाला सिस्टम मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा। लेकिन स्टिल जी कल उन्होंने भी बड़े अज़्म का इरादा किया कि जी ये ग्रीन लॉकडाउन है, जिस पर एक एंकर ने उनसे सवाल भी किया कि आपको लगता है इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा जी हाँ जी होनी चाहिए। तो फिर आगे से उन्होंने भी काउंटर जवाब किया कि क्यों होनी, कब होगी, तो इसका जवाब उनके पास नहीं था। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि क्या जो इक़दाम किए जा रहे हैं, स्कूल्स आप कब तक बंद रखेंगे, आप कब तक वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट लेकर बैठे रहेंगे और कब तक ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। यू नेवर नो कि आप अपने अंदर कितनी टॉक्सिक चीज़ें इनहेल कर चुके हैं। और वैसे भी कल मैं एक रिपोर्ट पे भी देख रही थी कि जो लाहौर में स्पेसिफिकली रहने वाले लोग हैं उनका जो लाइफ स्पैन है वो ऑलरेडी 7 ईयर्स कम हो गया है, यानी उनकी लाइफ में से वो 7 ईयर्स माइनस हो चुके हैं, क्योंकि जितनी इस जहर आलूद फ़िज़ा में हम सांस ले चुके हैं, ख़ास तौर पर लाहौरी। अब तो खैर मुल्क के हर मुख्तलिफ शहरों पे हम बात करें कि स्मॉग का सिलसिला बहुत ज़्यादा है। सो जनाब हम ब्लेम क्या ही करेंगे और क्या ही क्रिटिसाइज़ करेंगे, हम तो कर कर के भी थक गए हैं। इक़दाम हैं जो नाकाफ़ी हैं, हम ये नहीं कहते कि हुकूमत इक़दाम नहीं कर रही, लेकिन जो कर रही है वो नाकाफ़ी है। और ये प्लानिंग ये जो सिस्टम है इसको लॉन्ग टर्म होना चाहिए था, ना कि शॉर्ट टर्म गोल्स को हम सेट करते हैं और उसको अब हम सोचें कि स्मॉग आते तक सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको ओवरकम करने के लिए बड़ा टाइम रिक्वायर्ड है, बड़ी प्लानिंग रिक्वायर्ड है और इस पर इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड है। एंड आई होप कि ये हुकूमत वक्त हो या आइंदा आने वाली हुकूमत हो, अब माजी की हुकूमतों को हम क्या ही कोस सकते हैं, इस पे इक़दाम करें, क्योंकि ये आप और मैं और हमारे बच्चे और हमारी आने वाली जनरेशन्स किस तरह से इस फ़िज़ा में सांस लेंगी, वी हैव नो आइडिया। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मेरी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। कल और परसों आप हमारा बेस्ट ऑफ देख सकेंगे। फीडबैक आपको पता है आपने कहाँ पे देना है, हमारा पब्लिक न्यूज़ का डिजिटल पेज है, गुड मॉर्निंग पब्लिक का डिजिटल पेज है, वहाँ जाएं, फीडबैक दें। हमारा कंटेंट सारा आपको वहाँ पे अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ जी जाते जाते मैंने आपको एक सेगमेंट दिखाना है, एक रिपोर्ट दिखानी है मोहम्मद रज़ा की, जिसमें जो एक जेल है जो बहुत तारीख़ी अहमियत की हामिल है, उस जेल का जो हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है वो बता रहे हैं मोहम्मद रज़ा अपनी रिपोर्ट में। मैं आपसे मिलूँगी मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शहर कायद में बहुत सी तारीखी और ख़दीमी इमारतें मौजूद हैं जो ब्रिटिश दौर की याद दिलाती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही तारीखी और ख़दीमी इमारत के बारे में बताएंगे जिसमें कराची सेंट्रल जेल कायम है। आइए हमारे साथ अंदर चलते हैं और कराची सेंट्रल जेल की ख़दीम और तारीखी हैसियत का जायज़ा लेते हैं। इस वक्त हम कराची सेंट्रल जेल के अंदर दाखिल हो गए हैं। हमारे साथ DSP मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं, उनसे सेंट्रल जेल की तारीखी हैसियत है उसके हवाले से जानेंगे, कितने बैरिक्स हैं, कितने ख़दीमी बैरिक्स, हॉस्पिटल्स और दीगर जो ख़दीमी अंदर चीज़ें हैं उसके हवाले से भी जानेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं DSP मोहम्मद यूसुफ। आप ये बताइएगा कि कराची सेंट्रल जेल की क्या तारीखी हैसियत है, कितना ख़दीमी है, कितने बैरिक्स हैं और उसकी तारीखी हैसियत के हवाले से थोड़ा बताएं। अस्सलाम वालेकुम, आपके व्यूअर्स को भी सलाम। देखें 1899 के अंदर ये बिल्डिंग हैंड ओवर हुई, यानी कंप्लीट हुई, जेल की सूरत में तैयार हुई और इसके अंदर तकरीबन कवर्ड एरिया है 48.5 के करीब एरिया है कवर्ड एरिया, और जो जेल यानी प्रिजनर्स के लिए बनी हुई वो 25.5 समथिंग के कवर्ड एरिया के अंदर ये बनी हुई, कॉलोनी वगैरह तमाम चीज़ें हट कर वो जो चीज़ें। तो और इसके साथ साथ इसके अंदर हम आपको आज वो बिल्डिंग्स दिखाएंगे जो अंग्रेज़ों के ज़माने की आज तक बनी हुई असल हालत के अंदर है, जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ वार्ड्स, रहीम वार्ड, जैसे आज का रहीम वार्ड है जो उस ज़माने में चक्कर कहा जाता था, आज का B क्लास यानी उस ज़माने में जौहर वार्ड कहलाया जाता है, अभी भी जौहर वार्ड कहलाया जाता है। हॉस्पिटल दिखाएंगे आपको जो आज तक वो उसी क़दीम हालत के अंदर मौजूद है। इस तरह से जो चीज़ें, और बल्कि गैलोज़ दिखाएंगे, फांसी घाट दिखाएंगे आपको हम, जो आज तक वही अंदाज़ और वही उसमें असली हालत में मौजूद है। उस ज़माने की कैपेसिटी तकरीबन 2400 की कैपेसिटी के लिए जेल था, तो उस ज़माने में खुली जगह भी थी जहाँ लोग काम भी करते, जैसे फ़िल्मों में दिखाया जाता था कि काश्तकारी भी होती। लेकिन अब तकरीबन 7,500 के करीब कैदी हैं और मुख्तलिफ नई बिल्डिंग्स भी बनी हैं, रेनोवेट भी हुआ, लेकिन अभी भी वो चीज़ नहीं है तादाद, अभी भी हम ओवर क्राउडिंग का शिकार हैं। साथ साथ हम आपको दिखाते हैं तारीख़ी हैसियत भी, किचन भी हमारे पास है, वो तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे।
तो चलते हैं आज अंदर कराची सेंट्रल जेल को, जानते हैं कि क्या इसमें ख़दीमी चीज़ें हैं, क्या इमारतें हैं ख़दीमी, और इसकी असल हालत में जो बहुत सारी चीज़ें अंदर मौजूद हैं। तो आइए हमारे साथ चलते हैं और मुख्तलिफ बैरिक्स का भी दौरा करते हैं। इस वक्त हम ख़दीमी वार्ड रहीम वार्ड में पहुंच चुके हैं, जिसे अंग्रेज़ों के दौर में चक्कर वार्ड कहा जाता था। आप ये बताइएगा कि इस वार्ड की तारीखी हैसियत क्या है और क्या वजह है इसको कि चक्कर वार्ड कहा जाता था। देखें, अभी हम जो सामने गली से आ रहे हैं, आपने देखा होगा उस गली के अंदर ये चक्कर वार्ड करने का जो आपका सवाल था, उसका जवाब ये कि भी आप यहाँ सर्किल आपने देखा होगा, पूरा सर्किल की सूरत में बना हुआ है। अंग्रेज़ों के ज़माने का ये सबसे क़दीम वार्ड है हमारे पास इस वक्त, जो है जो रेनोवेशन कुछ जगहों पे हुई है, कुछ जगहों पे नहीं की वक्त के साथ साथ। जैसे गली आपने देखी, उसमें हमने एक बेल्ट बनाई है जिसको हमने भिठाई स्ट्रीट का नाम दिया है। वो रेनोवेट की उस दीवार के ऊपर हमने ऊपर ही उसी दीवार के प्लास्टर करके एक बेल्ट बनाई है पूरी, क्योंकि उसको वो कलर पी जाती है दीवार, क्योंकि तामीर उसी ज़माने की है, चूना और दीगर चीज़ें मिक्स हुई हुई है वही येलो पत्थर के साथ, तो पी जाते। तो हमने उसके ऊपर 10 दफ़ा जो है कलर किया। तो हमने उसको एक डिज़ाइन करना था, तो हमने उसके ऊपर से प्लास्टर किया, लेकिन उसके ऊपर कलर भी किया और डिज़ाइन किया। तो ये गली वही क़दीम गली है। आप जब वार्ड में दाखिल हुए, यहाँ आने के बाद आपने सर्किल देखा, पूरा चारों तरफ इसके 4 डिवीज़न में ये वार्ड डिस्ट्रीब्यूट है और उसी ज़माने की बनी हुई। इसमें कुछ बैरकें अभी तक हमारे पास उसी ज़माने की बनी हुई है, कुछ में हमने रेनोवेशन की है छतों में, क्योंकि लीक हो रहा था तो हमने छतों का थोड़ा सा काम किया। तो हम साथ साथ आपको वो दिखाते जाते हैं, क्योंकि जब इसके राइट साइड के ऊपर बी क्लास है, वो भी अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई है। हम इसके बाद आपको वहाँ से वो दिखाएंगे, क्योंकि बीच में कुछ एरिया खाली था। अब क्योंकि ओवर क्राउड हो चुका है, जगह जगह कुछ नई बिल्डिंग्स बन गई हैं, कुछ नया काम हुआ है, तो इसलिए जो क़दीम हैसियत वाली जो बिल्डिंग्स हैं, आपके प्रोग्राम के हिसाब से हम आपको वो दिखाते जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब रहीम वार्ड का तो हमने मुकम्मल तौर पे दौरा किया है। अब बी वार्ड है, उसकी भी तारीखी हैसियत के हवाले से हम जानते हैं। तो आइए हमारे साथ अब बी वार्ड में चलते हैं। अच्छा मोहम्मद यूसुफ साहब, आप ये बताइएगा इस वक्त हम कहाँ पर मौजूद हैं और इसकी क्या तारीखी हैसियत? देखिए, कुछ नया है और कुछ पुराना है। जो पिलरों के बीच में वही अंग्रेज़ों के ज़माने का फर्श है बीच में पिलरों के, उसके बाद जो रास्ता बना हुआ था वो नया हमने थोड़ा सा रेनोवेट किया। अच्छा, ये जो जगह थी ये उस ज़माने में बैरक थी, क्योंकि तादाद भी कम थी, लेकिन जब हमें वक्त के साथ साथ ज़रूरत पड़ती गई तो हमने यहाँ पर जो है इस बैरक के अंदर, समझे ये बैरक नहीं रही, अब हमने इसके ऊपर जो है जिम बना दिया है। इसकी दीवारों में थोड़ा सा हमने रेनोवेट करके प्लास्टर किया, लेकिन छत आप देखिएगा वही तारीखी हैसियत है इसकी, अंग्रेज़ों के ज़माने की ही छत बनी हुई है और आप वही स्टाइल देखें वही चीज़ है। जी बिल्कुल, ये एक दूसरा बैरिक है और इसके अलावा भी एक और ख़दीम तारीखी हैसियत रखने वाला बैरिक है, उसका भी हम विज़िट करेंगे और जानेंगे उसके असल हक़ाइक़ क्या हैं, अब किस कंडीशन में है वो। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कराची सेंट्रल जेल में कायम ख़दीमी अस्पताल में और इसकी तारीखी हैसियत भी हम जानते हैं। और मोहम्मद यूसुफ साहब, आप बताइएगा इसकी तारीखी हैसियत क्या है, कितना ये पुराना है? देखें, 1899 में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये जेल बनी थी और 1899 में ये जेल कंप्लीट हुई, तो उसकी तारीख़ हमने बताया आपको। लेकिन जो इसकी खपरेलें हैं, जो आप देख रहे हैं जितनी भी छतों पे लगी हुई है, मैं आपको एक खपरेल दिखाता हूँ जिसमें तारीख़ी हैसियत आज तक नज़र आएगी, जो अंग्रेज़ों के ज़माने की उसी वक्त बनी हुई है। मैं आपके कैमरामैन को ये कहूँगा कि इसको ज़रा गौर से देखें, इसका जूम लें और इसके ऊपर लिखी हुई है 1865, यानी 1899 में जेल कम्प्लीट हुई और 1865 की ये खपरेल आज तक, जितनी खपरेलें आप देख रहे हैं जो हमारी पुरानी हैं मौजूद, ये उसी ज़माने की है बनी हुई और उसी ज़माने में ये लिखा हुआ था। तो ये उसी ज़माने की खपरेलें आज तक बनी हुई है। और ये देखें, ये छतों पे जितनी भी देख रहे हैं आप, जो पुरानी तारीख़ी हैसियत है अभी तक इसकी कायम दायम है। और अभी हमारा ये हॉस्पिटल रेनोवेशन होना बाकी है। आज ये नया हॉस्पिटल आप बना है, आपके कैमरामैन को कहूँगा कि वो देखें, क्योंकि अभी यहाँ से ये पेशेंट यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद फिर इसकी तारीख़ी हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए इसकी रेनोवेशन की जाएगी। तो बिल्कुल आप जानते हैं, अगली मंजिल की तरफ चलते हैं और वहाँ पर भी जानते हैं कि कौन सी बैरिक है, उसकी क्या तारीखी हैसियत है। जी, इस वक्त हम पहुँच गए हैं फांसी घाट में। मुख्तलिफ हमने वार्ड्स का दौरा करवाया और अब मुख्तलिफ मराइल तय करके हम आखिरी मकाम पे फांसी घाट पे यहाँ पर पहुँचे हैं, जो कि अपनी असल हालत में मौजूद है और तारीखी हैसियत रखता है। और मोहम्मद यूसुफ से जानते हैं इसकी तारीखी हैसियत क्या है और असल हालत में ये मौजूद है और इसकी तारीखी कुछ चीज़ें बताएं। देखें, आपको जिस तरह से दीगर वार्ड्स दिखाए और दीगर चीज़ें दिखाई, तो इसकी तारीख़ी हैसियत भी उसी तरह से, उसी वक्त से, अंग्रेज़ों के ज़माने से बना हुआ है। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि जब पाकिस्तान बना और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले किया, उस वक्त से लेकर आज तक तकरीबन 68 के करीब प्रिजनर्स को सज़ाए मौत दी गई और ये अभी तक अपनी असल हालत में है उसी तरह से। अच्छा, इससे पहले हमने जो है बी वार्ड का भी दौरा किया था, उसके बारे में भी बताइएगा कि उसमें क्या खासियत है और क्या तारीखी उसमें हैसियत है। अच्छा, वो जो आपने बी क्लास हमारा देखा, उसका नाम है जौहर वार्ड। तो उसकी तारीखी हैसियत ये है कि जौहर ब्रदर्स में से यहाँ पे कैद में रह चुके हैं, वो जो हमने आपको बाहर दिखाई थी 17 नंबर, तो उस जगह पे वो तारीखी हैसियत ये है कि वो वहाँ कैद थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, क्योंकि जेल तो आपको पता है कि 1899 से बनी हुई है, तारीखी हैसियत इसकी बताई थी आपको। तो उस वक्त जब
यहाँ चक्कर था सिलसिला अंग्रेज़ों का, तो उस वक्त यहाँ वो अरेस्ट रहे थे। जी बिल्कुल, हमने कराची सेंट्रल जेल जो कि ख़दीमी हैसियत रखता है, तारीख़ी हैसियत रखता है, उसका दौरा कराया, उसके मुख्तलिफ़ बैरिक्स का दौरा कराया कि कितनी ख़दीमी यहाँ पर इमारतें मौजूद हैं, अस्पताल का दौरा कराया और फांसी घाट का भी दौरा कराया। ये कराची सेंट्रल जेल जो है ख़दीमी हैसियत रखता है, अपनी असल हालत में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। हर मुमकिन कोशिश यही की जा रही है कि जो यहाँ पर ख़दीमी चीज़ें हैं उसको जो है उसकी मेंटेनेंस की जाए, उसको असल हालत में रहने दिया जाए और मुख्तलिफ अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ों का काम भी यहाँ पर जारी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अपनी असल हालत में भी मौजूद हैं। कैमरामैन ज़ुबैर हुसैन के साथ मोहम्मद रज़ा, पब्लिक न्यूज़, कराची।